हेलो बच्चों, आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें क्या क्या हो सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको डेफिनेशन आना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, मैनेजमेंट का मतलब ही होता है किसी भी काम को करने के लिए एक फंक्शन का सेट तैयार करना, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगा? फाइनेंशियल का प्लानिंग करना और उसको अच्छी तरह से यूज करना। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए एक फंक्शन का सेट, यानी प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक का फंक्शन, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होगा? पैसे से रिलेटेड होगा, ठीक है। यानी ऐसा मैंने जो सीधा हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, पैसे का मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का वो पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद एफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। पैसों का अच्छी तरह से प्लानिंग करना और उसको कंट्रोलिंग करना क्या होगा? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी बिजनेस के लिए? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, कितना ऐसे फिक्स एसेट चाहिए, कितना करेंट एसेट चाहिए, उसको डिटरमाइन करता है। कितना लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, वो डिटरमाइन करता है। और कंपनी की कितनी प्रॉफिट लॉस होगी, वो डिटरमाइन करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, ठीक है। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो 3 डिसीजन लेता है। डिसीजन क्या क्या? कि पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है ना, और जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 होंगे आपके। फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसा कहाँ लगाना है। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है हाउ मच प्रॉफिट, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, यानी हमें प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर में बांटना है, वो हमारा क्या हो जाएगा? डिविडेंड डिसीजन, ठीक है बेटा। ये वहाँ था तो ये वहाँ से कट के यहाँ आगे चलिए, हटाइए, कोई बात नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, शॉर्ट टर्म में लगाना है कि लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है। देखिए, जब हम 2 ही जगह आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं या दूसरा शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेंगे, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, किसी बिजनेस में कितना पैसा लग रहा है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में देखेंगे रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है बेटा। जब हम छोटे समय के लिए यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी करोगे आप, तो कैश फ्लो का प्रोजेक्ट देखोगे, रेट ऑफ रिटर्न देखोगे और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखोगे, ठीक है। और जब हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल याद है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। सिर्फ करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी देखेंगे, इसमें फिक्स एसेट्स को नहीं देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है किसी भी बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, पैसा बिजनेस के लिए कहाँ से आता है? या लोन ले सकते हैं, या हम शेयर इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या बिजनेस का पैसा हो, रिटेन अर्निंग, वो हम यूज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन उसी से रिलेटेड है, यानी इट रेफर्स टू द डिटरमाइनिंग एज हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। कहाँ से हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से होंगे? रिटेन अर्निंग होगा आपका, शेयर होगा, डिवेंचर्स होंगे, ये लॉन्ग टर्म लोन होंगे। यानी फाइनेंशियल डिसीजन में हमें ये देखना है कि किसी भी बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा, डिवेंचर से, शेयर से, रिटेन अर्निंग से या लोन से, ठीक है बेटा। अब देखो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे कि हमें पैसा, जैसे मान लीजिए अगर आप शेयर से इशू करते हैं पैसा, या आप डिवेंचर लोन लेके बिजनेस करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे, क्या क्या दिमाग में आपके रहेगा? तो उस टाइम आपके पास रहेगा, दिमाग में, माइंड में रहेगा कि कॉस्ट, कि कौन सा सस्ता पड़ता है। तो हमेशा याद रखना, लोन लेके बिजनेस करना सस्ता पड़ता है, कम कॉस्टली है, ठीक है ना, कम कॉस्टली है लोन लेके बिजनेस करना, ठीक है। यानी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? डिवेंचर आपका कम कॉस्टली है, ठीक है। और शेयर जो है, शेयर
वो आपका महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा शेयर होल्डर को उतना ही हमें देना पड़ेगा। फिर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका लोन, मान लीजिए बिजनेस लॉस होगा तो लोन जो आपने लिया हुआ है वो आपको उसको देना ही पड़ेगा, वो लायबिलिटी है आपकी। लेकिन जब शेयर, देखिए शेयर भी लायबिलिटी होती है, लेकिन शेयर कैपिटल में क्या है कि अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो आपका शेयर होल्डर आपसे क्या करेगा, वो भी शेयर कर लेगा। यानी रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, शेयर कम रिस्की है। शेयर क्या है, कम रिस्की है और डिवेंचर ज्यादा रिस्क है। फिर हम देखेंगे फ्लोटिंग कॉस्ट, जब कॉस्ट फ्लोट हो रहा हो तो उस टाइम सबसे बेस्ट है हमारा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग यूज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो का पोजीशन अच्छी है तो डेब्ट लेके बिजनेस कीजिए। कंट्रोल कंसिडरेशन, आप चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे बिजनेस को कंट्रोल करें तो शेयर, अगर नहीं चाहते कि हम खुद कंट्रोल करें तो लोन लेके बिजनेस कीजिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड डिसीजन। देखो डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से शेयर होल्डर को हमें कितना प्रॉफिट का पार्ट हमें देना है। यानी इट रेफर्स टू द डिटरमाइनिंग हाउ मच पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा, अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर बाय द वे ऑफ डिविडेंड। हमें कितना पैसा डिविडेंड, एज ए डिविडेंड हमें शेयर होल्डर को देना है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे डिविडेंड डिसीजन को? वो डिपेंड करता है आपकी अर्निंग पे, कितना कमा रहे हैं आप। अर्निंग अच्छी है तो शेयर होल्डर ज़्यादा डिविडेंड दीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अर्निंग अगर स्टेबल है तो ज़्यादा डिविडेंड दीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कई कंपनियां क्या करती है, डिविडेंड फिक्स कर देती है, तो ये भी है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, लग रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ हो रहा है तो प्रॉफिट रखिए, बिजनेस मतलब डिविडेंड कम दीजिए। रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट ज़्यादा रखिए अपने पास ताकि हम फ्यूचर में उसको ग्रोथ कर सके। कैश फ्लो का पोजीशन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है बेटा। तो ये तीनों फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन में से एक 100% पूछेगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ध्यान रखिएगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा उसका, हो जाएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये पूछेगा आपसे। फिर नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ही होता है ये एस्टिमेट करना, इट मीन्स एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट, कितना पैसा लगना है बिजनेस में, करंट एसेट्स कितनी होगी, करंट फिक्स एसेट्स कितना चाहिए, है ना, एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो प्लानिंग करना कि हमें किस तरह से आगे पैसा चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग पूछ सकता है आपसे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए मैं एक वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट के लिए, OPP। तो देखिए प्रोसेस याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला प्रोसेस है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस पूछ सकता है आपसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल, हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते क्यों हैं। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा फंड अवेलेबल रहे जब जरूरत हो, इसलिए करते हैं ताकि अननेसेसरी फंड हम खर्च ना करें, रेज ना करें। तो ये 2 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए किसी भी, देखिए बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस में क्या क्या किस तरह से पैसा हो सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। या ये हो सकता है कि पूरा कंपनी जो है शेयर इशू किया हुआ है, या डिवेंचर लोन लेके बिजनेस कर रही है, या खुद का पैसा है, प्रेफरेंस शेयर। तो यानी स्ट्रक्चर ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है कि कितना प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन यानी कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी कितना प्रोपोर्शन लॉन्ग टर्म फाइनेंस का है, यानी शेयर का कितना है, डिवेंचर का कितना है। आपको पता है कि लॉन्ग टर्म यानी आपका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, बोरोइंग होती है, रिटेन अर्निंग होता है, करंट लायबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि आपका बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, अगर आपने लोन लेके बिजनेस किया है तो डेब्ट कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर इक्विटी के साथ करें तो इक्विटी का हो जाएगा। अब देखिए डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट कैपिटल इक्विटी कैपिटल में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। डेब्ट कैपिटल जो होता है वो कॉस्टली कम होता है, यानी सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपने जितना प्रॉफिट लिया, जितना लोन लिया उसमें इंटरेस्ट जोड़ के आप अपना बिजनेस कीजिए, और जितना प्रॉफिट कमाए तो इंटरेस्ट जोड़ के आप मतलब दे दीजिए जिससे लिया आपने।
लेकिन शेयर्स में क्या होगा, जितना आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, शेयर होल्डर है, जितना शेयर होगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डेप्ट की पॉइंट, डेप्ट जो होता है कम कॉस्टली होता है, मतलब कॉस्टली नहीं होता, चीपर होता है। और शेयर जो होते हैं वो क्या होगा, डेप्ट कॉस्टली कम होता है और शेयर कॉस्टली ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिवेंचर, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। शेयर में क्या है कि अगर आपका लॉस हुआ तो शेयर होल्डर भी देगा, ठीक है ना, तो शेयर में रिस्क कम है। डिवेंचर में क्या है, लोन लेके आप बिजनेस कर रहे हो, डूबा तो आपको उसको डेप्ट को पे करना पड़ेगा। यानी रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपका, डिवेंचर ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, डिवेंचर आपका ज़्यादा रिस्की होता है, डिवेंचर ज़्यादा रिस्की है। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज कुछ नहीं है, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है आप इक्विटी शेयर है, आपके पास इक्विटी शेयर है, इक्विटी के साथ अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट बर्डन को, फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इंक्लूड कर रहे हो तो वो हमारा हो जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। फिर से देखिए, द इंक्लूजन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल, जो डिवेंचर प्रेफरेंस है, along with इक्विटी शेयर कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, अगर आपने फिक्स कॉस्ट कैपिटल को ज्यादा बढ़ा लिया तो वो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क और फाइनेंशियल लीवरेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इक्विटी के साथ अगर डेप्ट फिक्स कॉस्ट कैपिटल को बढ़ा रहे हो, ऐड कर रहे हो तो वो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगा, और आपने ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो रिस्क हो जाएगा। डेप्ट अगर आपने ज़्यादा लेके बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, आपका फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा। यानी आप उतना ही डेप्ट लेके बिजनेस करें जितनी आपकी इक्विटी के हिसाब से। मान लीजिए हमारे पास शेयर है 10,000 के और मैंने लोन 20,000 का ले लिया, तो ऐसा नहीं होगा। उससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा, आप कभी भी लॉस में जाएंगे तो आप दे नहीं पाएंगे, है ना, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी के बेसिस पे, इक्विटी शेयर होल्डर के बेसिस पे फिक्स कॉस्ट कैपिटल को रेज करना, मतलब फिक्स कॉस्ट कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर को, बोरोवर्स को रेज करना, इक्विटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है। ठीक है, बाकी EBIT न्यूमेरिकल है तो हम लोग आगे EBIT वगैरह पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में ही पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, ये भी पढ़ लेंगे न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट है आपका, हाँ देखिए फिक्स कैपिटल दो होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, एक होता है फिक्स कॉस्ट कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा क्या होगा आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होगा, किसी भी बिजनेस को करने के लिए दो तरह से फंड चाहिए, एक फिक्स कॉस्ट कैपिटल चाहिए, एक वर्किंग कैपिटल चाहिए। मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर स्टॉक मार्केट। ये देखिए फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल चाहिए बिजनेस के लिए, ठीक है ना, फिक्स्ड कैपिटल यानी फिक्स कौन से कैपिटल हो जाएंगे, जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सबको खरीदने के लिए। यानी फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, ये सब खरीदने के लिए जो हम करेंगे, खर्च करेंगे, वो हमारा फिक्स कैपिटल होगा, यानी फिक्स एसेट्स हो जाएगा। अब किसी बिजनेस को करने के लिए कितना फिक्स कैपिटल चाहिए, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा। देखिए किसी भी बिजनेस को करने के लिए कितना फिक्स कैपिटल चाहिए वो डिपेंड करता है आपके वेट, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपके इस पॉइंट में, चलिए 1 मिनट में आपको पॉइंट लिख देता हूं। फैक्टर्स affecting फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, फिक्स एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। देखिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का है
तो नेचर ऑफ बिजनेस सबसे पहला आएगा, नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग का है तो फिक्स एसेट ज़्यादा चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये डिपेंड करता है। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपको क्या चाहिए, फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव, जैसे मान लो कोई सामान लीज वगैरह पे मिल रहा है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, ये भी है ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट है आपका आ जाएगा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है ना। ये सब टेक्निक, अपडेटेड टेक्निक भी इफेक्ट करता है। आप टेक्नोलॉजी, टेक्निक अगर अपडेटेड यानी लेटेस्ट टेक्निक यूज कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, फिक्स कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो वही लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब पढ़ना है। अब नेक्स्ट है देखो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी चाहिए, तो इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, वो आपका करेगा नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन। दोनों सेम है फिक्स कैपिटल में भी, वर्किंग कैपिटल में भी, लेकिन कुछ इसके पॉइंट आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, जो कि है देखिए सीजनल। अगर सीजन में क्या होता है, आपको रॉ मटेरियल वगैरह ज़्यादा चाहिए तो फिक्स कैपिटल आपको, वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। सीजन ऑफ है तो कम चाहिए। बिजनेस साइकिल, बिजनेस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो फिक्स वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, कम हो रहा है तो कम चाहिए। इसी प्रोडक्शन साइकिल की तरफ ही हो जाएगा। देखो बिजनेस साइकिल, द नीड्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल ऑफ द अफेक्टेड बाय द स्टेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के किस स्टेज पे, आप स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे हैं तो कम चाहिए, आप बूम में है तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल, मान लीजिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, कम तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आप क्रेडिट अलाउ करते हैं, उधार आप देते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। क्रेडिट नहीं देते तो उधार नहीं देते हैं तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ऑपरेशन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपकी अच्छी है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। बाकी एक न्यूमेरिकल है बेटा, देखो इस न्यूमेरिकल का फॉर्मेट मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखो इसका एक फॉर्मेट है, इसमें क्या करना है, आपको सिचुएशंस दी रखी होगी, एक या दो, पर्टिकुलर दिया होगा आपका, सिचुएशन 1 दिया होगा, सिचुएशन 2 दिया होगा, 2-3 भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले आपको ढूंढना है ईबीटी, प्रॉफिट कितनी है, उसमें से लेस कर देना है आपको इंटरेस्ट, ठीक है ना। फिर आपका आ जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से लेस कर देना है आपको टैक्स, तो फिर ये आ जाएगा आपका ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लेना क्वेश्चन में, और फिर एक फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट में, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए के लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल है, शेयर कैपिटल, जिसका शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कितना है, वो है 60 लाख का। ध्यान रखिएगा 60 लाख है, 60,000 शेयर नहीं है, 60 लाख शेयर नहीं है, 60 लाख। अगर इसमें एट द रेट नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि 60 लाख 6,000 एट द रेट 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 पर शेयर होगा, ठीक है। इट्स अर्निंग पर शेयर वॉज 50, ईपीएस दिया हुआ है, इसका ईपीएस है 0.5, ठीक है। और आगे कह रहा है कि फॉर डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब वो कुछ बिजनेस को अलग करना चाहता था, ये सिचुएशन अलग हो गई, जिसमें उस बिजनेस को एडिशनल कैपिटल चाहिए। उसको क्या चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए, कितना, 40 लाख। इसका मतलब जो पहले जो था शेयर कैपिटल पहले वाला तो होगा ही होगा, इसमें एडिशनल कैपिटल चाहिए। उसने क्या किया, 10% डिवेंचर पे ले लिया। ये जो 10% है ना बेटा, वो 10% वो लोन का है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 40 लाख रुपए उसने लोन ले लिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेम ईयर कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है, 8 लाख। ये हो गया उसका अर्निंग पर शेयर, ईबीटी, प्रॉफिट कमा रही है 8 लाख। उसके बाद है टैक्स कितना है, टैक्स है हमारा 40%, ठीक है। अब देखो इसमें पुट करना है, फर्स्ट सिचुएशन में आपका ईबीटी नहीं दिया हुआ है, डैश लिख दे। सेकेंड सिचुएशन में ईबीटी है 8 लाख, तो 8 लाख लिख दे। उसमें माइनस करना है इंटरेस्ट लोन नहीं लिया हुआ इसमें, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें 10% लोन लिया है, तो कितना हो जाएगा सिचुएशन 2 में, 40 लाख का 10%, 40 लाख का
10% कितना हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख उसने लोन लिया है। तो ईबीटी कितना होगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसका डिफरेंस क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, उसमें से लेस टैक्स करना है 40% टैक्स, इसमें तो टैक्स है ही नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इसका 40%, इसका 40% टैक्स मानिए। सेकंड सिचुएशन में टैक्स दे रहा है, प्रॉफिट कमाएगा तभी टैक्स देगा, तो 1,60,000 ये टैक्स माइनस हो गया। तो ईएटी इसका कुछ नहीं है, इसका आ जाएगा 2,40,000। देखिए नंबर ऑफ शेयर क्या मैंने बोला 60 लाख है, तो उसको हमने नंबर ऑफ शेयर 66 लाख एट द रेट 10 हमने मान लिया था। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 6 लाख दोनों में आ जाएंगे, यहाँ भी 6 लाख आ जाएगा। ठीक है ना। अब अर्निंग पर शेयर इसका दिया हुआ है, देखिए अर्निंग पर शेयर ये है 0.5, नंबर ऑफ शेयर ये है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स इनका आ जाए, सॉरी अर्निंग आफ्टर टैक्स इसका निकल जाएगा कैलकुलेशन से, कितना 3 लाख, और इसका अर्निंग पर शेयर हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स ये डिवाइड बाई ये, यानी 2,40,000 डिवाइड बाई 6 लाख, ये कितना आ जाएगा 0.4। यानी आप सोचो कि बिजनेस का पहले जो लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं उसमें 0.40 यानी 40% अर्निंग पर शेयर है, और विदाउट लोन लेके जो बिजनेस कर रहे हैं उसका अर्निंग पर शेयर 50% है, 0.5 का मतलब 50%। तो कौन सा बिजनेस सही था, 0.5% वाला सही था। तो हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेन और लॉस, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग, ठीक है। ऑल्सो स्टेट द एनी 3 फैक्टर्स दैट फेवर द इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के इशू में फेवर में बताना है। तो डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर में आपको टैक्स कंसेशन मिलता है, डिवेंचर में आपको कॉस्टली कम होता है, और डिवेंचर में और क्या बेनिफिट होता है, इसमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर होगा तो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा, और डिवेंचर में उसको सिर्फ पैसा इंटरेस्ट से मतलब है, बाकी आपसे वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर था, इतना आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट या मार्केटिंग मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। थैंक यू।